Assalamu alaikum students, hope you are all fine. As all of you know that we are doing chapter number 12 and we will discuss theorem number 2. First we will check our previous knowledge that we have studied in our previous lecture. And in our previous lecture we had discussed some definitions about right bisector of a line segment and angle bisection. So first, these two theorems are related to right bisector of a line segment, so we will discuss this definition or this concept again. Right bisector of a line segment, a line is called a right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint. हमें पता है कि हम एक लाइन को, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है LM, इसको हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे किसका? लाइन सेगमेंट का। जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट है AB, यानी कि ये जो लाइन है ना LM, ये राइट बाइसेक्टर होगा किसका? AB लाइन सेगमेंट का, अगर उसकी दो प्रॉपर्टीज हों, फुलफिल हो जाए। कौन कौन सी? इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब उसके साथ 90 का एंगल बना रही हो, ठीक है, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। और दूसरा ये कि ये जो लाइन है ये ए बी के मिड पॉइंट यानी कि सेंटर में से पास करे और ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो तब हम लाइन LM को राइट बाइसेक्टर कहेंगे लाइन सेगमेंट AB का। क्लियर? एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं चाह रही थी कि जो है इसको क्लियर होना आप लोगों का बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर थ्योरम के प्रूफ में ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपकी इसमें, ठीक है। करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्रायंगल्स, यानी कि हमने दो ट्रायंगल्स के दरमियान में करस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि हम थ्योरम्स प्रूव करते हुए ऑलमोस्ट हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती है, तो हम उनके दरमियान में करस्पॉन्डेंस फाइंड करते हैं। करस्पॉन्डेंस क्या होती है? करस्पॉन्डेंस जो है वो आपके पास उर्दू में अगर हम देखें तो इसका मतलब बनता है मुताबिकत। मतलब हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि इसके मुताबिक या इस जैसी दूसरी ट्रायंगल की कौन सी साइड है या कौन सा एंगल है। तो बेसिकली आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 उसके एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है। सो हम हर एंगल को दूसरी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से कंपेयर करते हैं और हर साइड को दूसरी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले तो करस्पॉन्डेंस देखते होती क्या है। करस्पॉन्डेंस, a particular part on one polygon relates exactly to the similarity positioned part on an other, ठीक है। तो वो ये कहता है करस्पॉन्डेंस क्या होती है कि किसी एक खास पार्ट जो कोई भी पॉलीगन होती है उससे रिलेट करती है, ठीक है। कोई भी पॉलीगन, जैसे आपको पता है कि ये ट्रायंगल जो है ये एक 3 साइडेड फिगर है और पॉलीगन होती क्या है? अ 3 और मोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगन, सो ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगन, ठीक है। रिलेट्स एग्जैक्टली टू द सिमिलैरिटी पोजीशन पार्ट ऑफ एन अदर, ठीक है। सिमिलैरिटी मीन एक जैसा, पोजीशन यानी कि उसी पोजीशन पर पड़ा हुआ जो पार्ट है किसी दूसरी पॉलीगन का, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अगर हम इसके इस एंगल की बात करें तो इसी पोजीशन पर जो दूसरे ट्रायंगल का एंगल है वो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इनकी सेम पोजीशंस है। सिमिलर पोजीशन पार्ट को हम कहेंगे कि वो उसके करस्पॉन्डिंग है। तो इट मींस दैट ये वाला एंगल जो है इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। क्लियर? यानी कि जिन दो चीज़ों को दो डिफरेंट पॉलीगन्स या दो डिफरेंट ट्रायंगल्स की जिन दो साइड्स की बात कर लें या एंगल्स की बात कर लें, हम उनके दरमियान में करस्पॉन्डेंस फाइंड करते हैं, तो वो आपके पास सिमिलर पोजीशन पर होनी चाहिए कि उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल की जरा सब देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये वाला, ये इस एंगल के जो है वो करस्पॉन्डिंग होगा क्योंकि इन दोनों की जो पोजीशन है वो सिमिलर है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 लाइन्स लगा देते हैं और इस पे भी 2 लाइन्स शो कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए ये वाला एंगल जो है इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, जैसे ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें ये वाला एंगल, ठीक है, थर्ड वाला, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास सिमिलर पोजीशन एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 लाइन्स लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए जो 1 वाला है वो 1 के करस्पॉन्डिंग है, जो 2 वाला है वो 2 के करस्पॉन्डिंग है और जो 3 वाला है जो वो 3 के करस्पॉन्डिंग है। अब अगर हम बात करें
जो है साइड्स की, तो ये वाली साइड जो है इसके करस्पॉन्डिंग या सिमिलर पोजीशन पर ये साइड है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है इस साइड के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपके पास इसकी सेकंड साइड है, ठीक है, ये इसकी सेकंड साइड के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सिमिलर पोजीशन पे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये इसकी बेस या नीचे वाली जो साइड है, ठीक है, वो इसकी नीचे वाली साइड यानी कि इसकी बेस के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सिमिलर पोजीशन है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एंगल जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन 6 में से, ठीक है, जैसे ये 3 एंगल्स और 3 साइड्स, टोटल एक ट्रायंगल के 6 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर 6 ही इस ट्रायंगल के हैं और 6 ही यानी कि 6 कंपोनेंट्स इस ट्रायंगल के हैं और 6 के हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अगर हम कोई से 3 कंपोनेंट्स जो हैं उनको एक जैसा शो कर दें, कॉन्ग्रेंट शो कर दें, एक जैसा शो कर दें, ठीक है, तो हमें जो बाकी 3 हैं उनको शो करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं कि जिनके थ्रू हम ये कह देते हैं कि ये देखें इसमें एस 3 साइड्स यूज हो रही हैं, एस कोई से 2 साइड्स और एक एंगल यूज हो रहा है, एंगल साइड एंगल 2 एंगल्स और एक साइड यूज हो रही है, एंगल साइड 2 एंगल्स और एक साइड यूज हो रही है, और RHS पोस्टुलेट यानी कि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और एक साइड यूज हो रही है, ठीक है। तो देखें इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, यानी कि हम किसी 2 ट्रायंगल्स को अगर एक जैसा यानी कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहें तो हम उनके कोई से 3 कंपोनेंट्स को, दोनों ट्रायंगल्स के 3 कंपोनेंट्स को अगर शो कर दें कि वो एक जैसे हैं या कॉन्ग्रेंट है, तो हम ऑटोमेटिकली कह देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इट मींस दैट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हम उनके दरमियान में यानी कि उनके एलिमेंट्स के दरमियान में करस्पॉन्डेंस फाइंड करते हैं कि हर एंगल के करस्पॉन्डिंग जो उसके दूसरी ट्रायंगल का एंगल होगा, ठीक है, उसके दरमियान में करस्पॉन्डेंस यानी कि मुताबिकत फाइंड करेंगे कि क्या दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं SSS की, ठीक है, ट्रिपल S यानी कि साइड 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 पोस्टुलेट। इसका मतलब क्या है, 3 साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल, कि अगर दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है, पहली साइड जो है वो पहली साइड के इक्वल हो जाए, दूसरी साइड जो है आपके पास जो है पहली साइड के इक्वल हो जाए, दूसरी साइड के इक्वल हो जाए, और तीसरी साइड जो है वो तीसरी साइड के इक्वल हो जाए। यानी कि अगर किसी 2 ट्रायंगल्स के दरमियान में करस्पॉन्डेंस फाइंड करें उनकी साइड्स के बारे में, हम प्रूव कर दें कि इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये आपके पास दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो फिर एक जैसी हैं, सेम हैं। हमें इसके एंगल्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था अगर कोई से 3 चीजें प्रूव कर दे तो वो तीनों साइड्स भी हो सकती हैं। इज इट क्लियर? तो इसके बाद साइड इस पोस्टुलेट से हमने ये कह दिया कि हमने जब ये कह दिया कि तीनों साइड्स एक जैसी हैं, देन ऑटोमेटिकली आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगी वो सेम हो जाएंगी और हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है साइड एंगल साइड, ठीक है, मतलब कोई से 2 साइड्स और उनके दरमियान का एंगल। देखें एंगल यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है ना, तो इट मींस दैट उनके दरमियान का एंगल। देखें होता क्या है, ये 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल, यानी कि 2 साइड्स और उन दोनों साइड्स के दरमियान का जो एंगल है, ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहेंगे। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली। क्यों करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, सिमिलरिटी पोजीशन पार्ट जो है, सिमिलरिटी पोजीशन पार्ट जो होते हैं वो यानी कि ऐसी मतलब साइड्स लेंगे जो एक दूसरे के सिमिलर पोजीशन पर हों, तो वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो ये इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग होगी, और बेस, ठीक है, नीचे वाली साइड जो है, ये बेस जो है, ये आपके पास ये आपस में करस्पॉन्डिंग होगी। तो इन दोनों साइड्स के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। ये तो होगी करस्पॉन्डेंस। अब अगर हम ये कह दें कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली बेस जो है इस साइड जो है इसकी बेस के इक्वल है, और इन दोनों साइड्स के दरमियान में ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है,
तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई से तीन जो हैं वो एलिमेंट से सेम हो गए। कौन से तीन एलिमेंट से सेम हुए? दो साइड्स हो गई और उनके दरमियान का एंगल। तो बाकी जो बची साइड्स या बाकी जो बचे एंगल्स हैं उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो हम ये कोई से अगर तीन चीजें भी प्रूव कर दे दोनों ट्राइंगल्स की कि ये एक जैसी हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? एक कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। और इस पोस्टुलेट को हम कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है। एंड थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसको हम एंगल साइड एंगल भी कह सकते हैं और हम एंगल एंगल साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल। वो कहता है कि दो एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी कि उन दोनों एंगल्स की जो सेम साइड है, ठीक है, जो मतलब जो कॉमन साइड आप कह लें। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल्स की जो कॉमन साइड, दो एंगल जो हमने लेने हैं उन दोनों एंगल्स की जो कॉमन साइड है जो उस दोनों एंगल से बिलोंग करे, उस साइड को जो है अगर हम प्रूव कर दें कि ये एक जैसी हैं तो हम इसको कहेंगे एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। जैसे देखें उसने ये कहा कि ये पहला एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, क्योंकि ये सेम पोजीशन पे है ना। तो हम अगर ये कहते हैं कि पहला एंगल पहले एंगल के बराबर है, ये देखें इस एंगल पे उसने दो लाइंस लगाई हुई हैं, इस पे भी दो लाइंस लगाई हुई हैं, तो इट मींस दैट इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। ठीक है, और हम ये कहते हैं सेकंड एंगल जो है वो सेकंड एंगल के बराबर है। अब ये दोनों एंगल्स जो हैं, इन दोनों एंगल के दरमियान में कॉमन साइड कौन सी है? ये वाली बेस। ठीक है, क्योंकि ये इस एंगल के साथ इस जो है ये एंगल भी इसी लाइन के साथ बन रहा है और ये वाला सेकंड एंगल भी इसी लाइन के साथ बन रहा है, तो ये इन दोनों के दरमियान में कौन सी होगी? इंक्लूडेड साइड होगी। ठीक है, तो जो इंक्लूडेड साइड है वो, और इन दोनों के जो दरमियान में या इंक्लूडेड साइड है वो भी इनकी बेस है, तो ये वाली बेस बेस के इक्वल हो जाए, यानी कि इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो जाए। तो ये तीन साइड्स इक्वल होगी, दो ये एंगल्स और उनके दरमियान की इंक्लूडेड साइड। तो इस पोस्टुलेट को हम कहेंगे एंगल साइड एंगल्स। ठीक है, कि एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई, मींस एक जैसी हो गई। ठीक है, अब अगर हम इसी को डिस्कस कर लें एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? टू एंगल्स एंड द साइड ऑपोजिट टू वन ऑफ देम करस्पॉन्डिंगली इक्वल। ठीक है, अगर वो कहता है कि कोई से दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के जो किसी एक एंगल की बात कर लें। ठीक है, अब दोनों एंगल के करस्पॉन्डिंग तो ऑपोजिट कोई साइड जरूर नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि दो एंगल्स और उन दोनों में से किसी एक एंगल के भी जो ऑपोजिट साइड हो, ठीक है, अगर वो साइड इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, अब देखें यहां पे भी देखें, अब आपके पास ये पहला एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं। ठीक है, अगर हम ये साबित कर दें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, और ये जो सेकंड एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ये वाला है, और सेकंड एंगल जो है वो सेकंड एंगल के बराबर है। ठीक है, अब हमने ये दो एंगल्स ले लिए और फिर अब हम कहेंगे कि इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, अब देखें अगर हम ऑपोजिट क्या होता है? उसके सामने वाली साइड। ठीक है, अब अगर हम ये एंगल 1 ले लें तो एंगल 1 के सामने वाली साइड, ये वाली जो बेस है, ये इसकी क्या होगी? ऑपोजिट साइड होगी। तो हमने, और अगर इस वाले एंगल की बात करें 2 वाले की, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली होगी। ठीक है ना, तो हमने कहा कि कोई दो एंगल्स और किसी एक एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को अगर हम प्रूव कर दें। ठीक है, तो अगर हम ये वाली साइड ले लें, ये वाली थर्ड वाली। ठीक है, तो हम ये देखें कि ये वाली साइड जो है इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो बनती है वो ये वाली बनती है, इसके साथ बनती है इक्वल हो जाती हैं, तो इट मींस या सेम हो जाती हैं, तो हम ये कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है, यानी कि एक जैसी हैं। तो बाकी जो बची साइड्स या बाकी जो बचे एंगल्स हैं उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है जब हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो भी एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास RHS पोस्टुलेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, एक राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड। आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे वर्ड आ जाए वो किस ट्रायंगल में होता है? वहां पे एक ही कंडीशन होती है कि जो ट्रायंगल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं तो उनमें एक बात तो कंफर्म होती है ना कि डेफिनेटली वो चीज है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल तो 90 का होगा ही होगा जरूर। ठीक है, तो इसलिए यूजुअली हम इसके साथ जो R का वर्ड है ना इस पोस्टुलेट के साथ वो हम यूज नहीं करते, हम इसको HS पोस्टुलेट भी कहते हैं, सिंपल HS। आप देखिएगा अगले फर्दर कुछ थ्योरम्स में हम इसको सिर्फ RHS लिखने के बजाय सिर्फ HS पोस्टुलेट लिखेंगे। R का मतलब है राइट एंगल, और अंडरस्टूड है कि अगर हाइपोटेन्यूज की बात हुई है तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज सिर्फ किसमें होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। और हाइपोटेन्यूज होता क्या है? जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है ना,
तो हर राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसको एचएस पास्टुलेट कह देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, एंगल तो जाहिर है कि अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एंगल तो डेफिनेटली दोनों में क्या होगा, 90 का होगा। ठीक है, और अब पीछे रह गई हमारे पास बात, एक एंगल हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 है, 90 है, ये तो डेफिनेटली राइट एंगल्स ट्राइंगल्स हैं, एक एंगल तो 90 सेम ही है। ठीक है, तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब रह गई है हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि एक तो इसमें हमने ये प्रूव करना होता है कि हाइपोटेन्यूज दोनों के एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया, और पीछे एक साइड। ठीक है, अब वो साइड कोई भी हो सकती है, वो बेस भी हो सकती है, वो ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो उसने यहाँ पे ये कह दिया है कि ये जो है ये वाली साइड परपेंडिकुलर जो है साइड वो परपेंडिकुलर साइड के इक्वल है। हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल। करस्पॉन्डिंगली मतलब ये करस्पॉन्डिंगली का वर्ड आपने याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज ही होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर ही होगा, और बेस के करस्पॉन्डिंग बेस ही होगी, और 90 के करस्पॉन्डिंग और ये वाला एंगल 90 होगा। ठीक है, यानी कि उनकी पोजीशंस या लोकेशंस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं जिनको हम यूज करके कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, एक जैसी हो गई हैं। अब देखें, इन जितनी भी हम लोगों ने ये कंडीशंस डिस्कस की हैं, यहाँ पे हमने कोई से सिर्फ 3 एलिमेंट्स लिए हैं, या 2 साइड्स एक एंगल्स ले लिए हैं, या 2 एंगल्स एक साइड्स ले लिए हैं, ये तीनों की तीनों साइड्स ले लिए हैं, या हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें हम हाइपोटेन्यूज और साइड और एक एंगल 90 वाला वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपका ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस का है 2 ट्राइंगल्स के दरमियान में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 12.1.1। अच्छा, ये थ्योरम इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, हम सिर्फ इसके स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आज जो थ्योरम 12.1.2 हम लोगों ने करना है वो इसी का कन्वर्स है, इसी का ऑपोजिट है। ठीक है, इसी का उलट है ये वो आपके पास। ठीक है, तो अब देखें इसके थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि इसका मतलब है एक लाइन सेगमेंट तो होगा ही होगा हमारे पास। ठीक है, और हमने उस लाइन सेगमेंट का एक राइट बाइसेक्टर भी लिया हुआ है, और वो राइट बाइसेक्टर क्या होगी, वो लाइन LM होगी। अब वो कहता है इस LM पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, तो वो कहता है कि ये जो पॉइंट P होगा इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। मैंने बताया था ना, जो इज के बाद वाला पोर्शन होता है उसको हमने क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि इस पॉइंट P का A और B एंड पॉइंट्स जो हैं लाइन सेगमेंट AB के, इन दोनों से इसका डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है, सेम है। मतलब हमने इस पॉइंट P से एंड पॉइंट्स तक का डिस्टेंस जो है वो प्रूव करना है कि वो एक जैसा है। और गिवन क्या है, गिवन क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है और एक आपके पास उसके ऊपर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली वो उसके साथ 90 का भी एंगल बनाएगा और उसके मिड पॉइंट में से भी पास करेगा। ये बात हमने पीछे डिस्कस की थी ना। और अगर हम उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P ले लें तो उस पॉइंट P का उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये बात हमने पहले थ्योरम में प्रूव करनी थी। नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 12.1.1। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 12.1.2, जो दैट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। ठीक है, तो ये आपके पास जो थ्योरम है ये पहले थ्योरम का कन्वर्स है। अच्छा, कन्वर्स मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि उसका ऑपोजिट मतलब कह दें, उलट कह दें कि जो पहले थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव करना था वो इस थ्योरम में जो है वो क्या होगा, उसका गिवन हो जाएगा। और जो पहले थ्योरम में हम लोगों का गिवन था वो इसमें इसका क्या बन जाएगा, टू प्रूव बन जाएगा। पहला थ्योरम अभी हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने प्रूव क्या करना था, हमने उसमें प्रूव क्या करना था कि जो अगर हम राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट P ले लें तो उस पॉइंट P का लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इस चीज को अब हमने प्रूव करना था। अब यहाँ देखें, वो चीज देखें, इसकी गिवन बन गई है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, कि कोई भी एक पॉइंट ले लें और वो पॉइंट जो हो वो इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब एक जैसे फासले पर हो, फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, यानी कि उस पॉइंट जो हमने अपनी मर्जी से लिया है उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम हो, किससे, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। अच्छा, ये देखें, अब ये चीज उसकी गिवन बन गई, हालांकि इस बात को हमने पिछले थ्योरम में क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब हमने कहा कि ये जो पॉइंट है इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो ये वाला पॉइंट किसके ऊपर होगा, यानी कि उस लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर है वो उस ये वाला पॉइंट जो होगा वो उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा
तो तभी ये इक्वी डिस्टेंट होगा। तो पहले थ्योरम में हमने क्या कहा था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो उसमें हमने प्रूव करना था कि वो पॉइंट जो है उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर उसने पहले खुद ही बता दिया कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट हम ऐसी जगह पे लेते हैं कि उसका डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का एंड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो सेम है, और एंड पॉइंट किसके हैं, लाइन सेगमेंट के हैं, तो देन वो पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो आपको पता है ना, इसके बाद वाली स्टेटमेंट जो है उसको हमने प्रूव करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर को देख लें कि अगर हमारे पास अब अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो क्या बनेगा, ठीक है। एक तो हमें वो कहता है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। डेफिनेटली लाइन सेगमेंट तो एक हो गई है, ठीक है। अब वो और ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी ए और बी इसके एंड लाइन सेगमेंट के क्या हैं, एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, तो अब आपको ये होगा कि अच्छा पॉइंट P कैसे लेना है। जब हमने कह दिया कि ये पॉइंट P जो है इसका A और B से डिस्टेंस सेम है, तो आप इसको मेजर करके भी लिख सकते हैं कि मैं कहाँ पे पॉइंट P लूँ कि अगर उस पॉइंट P का A से और पॉइंट P का B से डिस्टेंस लूँ तो वो दोनों डिस्टेंस एक जैसे हों। ये दोनों लाइन्स जो इसके ऊपर लगाई हुई हैं साइड्स के ऊपर, ये शो कर रही हैं कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AP एंड मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BP इज इक्वल, ठीक है। तो इसलिए आप वो पॉइंट ऑलमोस्ट सेंटर में ही बनता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अगर सेंटर से और यहाँ पे उसने क्या कहा कि C जो है वो मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट AB का। अब अगर हम P से C तक एक लाइन ज्वाइन कर दें, क्योंकि हमने क्या कहना है, हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट P है ये किसके ऊपर है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो आपको पता है जो राइट बाइसेक्टर वाली लाइन होती है वो किस में से पास करती है, वो AB के मिड पॉइंट में से पास करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये C में से पास करती हुई P को C से ज्वाइन किया, ये डॉटेड लाइन लगाई। और आपको पता है ना, जिस चीज़ को हमने प्रूव करना होता है वो कंस्ट्रक्शन में होता है, और जो लाइंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं और हम खुद से ड्रॉ करते हैं उसको हम डॉटेड लगाते हैं। क्योंकि P और C का डिस्टेंस जो है ये अगर हम प्रूव कर दें कि ये आपके पास मतलब ये इसका राइट बाइसेक्टर है और ये मिड पॉइंट में से पास कर रहा है, C जो है वो हमने यहाँ पे ये मतलब ले लिया है कि C हमने जो पॉइंट लिया वो है ही मिड पॉइंट। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि मतलब ये वाली लाइन जो है जो हमने C में से पास की है, P पॉइंट उसके ऊपर आ रहा है, तो देन डेफिनेटली, और वो उसके साथ 90 का भी एंगल बना रहा हो, तो देन डेफिनेटली ये आपके पास किसके ऊपर आ जाएगा, P पॉइंट किसके ऊपर आ जाएगा, राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ जाएगा। चलें जी, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ आपको पता है कि प्रूफ स्टार्ट करने के लिए आपके पास हमेशा ये तीन मतलब आपने हेडिंग्स देनी होती हैं पहले, ठीक है। जो कुछ आपको पता होता है वो लिखना होता है, जो आपने प्रूव करना है वो लिखना होता है, और जो प्रूव करने के लिए इजाफी चीज़ें आप लोगों को ड्रॉ करनी पड़ती हैं वो आपके पास क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन AB इज अ लाइन सेगमेंट। गिवन हमारे पास क्या है कि जाहिर है कि डेफिनेटली जब हमने कहा कि एक पॉइंट है और उसका लाइन सेगमेंट से एंड पॉइंट एक जैसा है, तो डेफिनेटली एक लाइन सेगमेंट तो एग्जिस्ट करती है ना हमारे पास। तो हमने यहाँ पे कहा कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, के फर्ज करें AB हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट P इज सच दैट, और एक हमारे पास पॉइंट P है, ठीक है, इज सच दैट, और वो इस तरीके से है कि P से लेके A तक का डिस्टेंस इज कॉन्ग्रुएंट टू P से लेके B तक का डिस्टेंस, यानी कि P का जो एंड पॉइंट है A उसका डिस्टेंस, उस तक डिस्टेंस, और P का जो एंड पॉइंट B है उस तक का डिस्टेंस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसा है, सिमिलर है। अब ये गिवन में हो गया, और पहले पता है ना ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास किस में आई थी, प्रूफ में आई थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको साथ साथ ड्रॉ कर लें इस फिगर को, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है वो इजी हो जाए। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है A B, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं, फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉइंट है। वो कहता है पॉइंट P आपने इस तरीके से लेना है कि पॉइंट P का A से डिस्टेंस और पॉइंट P का B से डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या हो, एक जैसा हो, ठीक है। और इसको हमने कह दिया पॉइंट P, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वो कहता है कि जाहिर है कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये पॉइंट B जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो अगर हम कोई राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो राइट बाइसेक्टर की कंडीशन ही क्या थी कि राइट बाइसेक्टर किस में से पास करे, मिड पॉइंट में से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास AB का मिड पॉइंट होना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने एक पॉइंट C ले लिया, सो दैट इज द
मिड पॉइंट, ठीक है, ये हमने जो पॉइंट सी ले लिया है, ठीक है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। यहां तक तो हमारी ये जो है गिवन से हमें ये इन्फॉर्मेशन जो मिली थी वो हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट क्या है, टू प्रूव द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये किसके ऊपर है, राइट बाइसेक्टर है, जो है किसका, ए बी का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो उसके ऊपर होगी। तो राइट बाइसेक्टर हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक अगर हम कोई से लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को हम क्या देते हैं एल एम, वो लाइन जो है एक तो सी यानी कि उसके मिड पॉइंट में से पास करे, ठीक है, और दूसरा वो उसके साथ 90 का एंगल बनाए, तो जो एल एम होगा, जो ये लाइन एल एम होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी किसका, ए बी का, और मिड पॉइंट में से पास करी है तो बेसिकली वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको साबित करने के लिए P जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, तो C अगर हमने यहाँ पे लिया है कि वो हमारे पास क्या है, इसका मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो हम डेफिनेटली फिर P से लेके C तक जो है वो हमें एक लाइन चाहिए होगी, ठीक है, जिसको हम ये साबित करेंगे कि वो वाली लाइन जो है वो राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, किसका, AB का, लाइन सेगमेंट AB का, और P पॉइंट जो है वो उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अब चूंकि हमें यहाँ पे फिजिकली कोई लाइन चाहिए होगी जो सी में से पास करती हो, मिड पॉइंट में से पास करती हो और पी उसमें से गुजरता हो, और बाद में हम उसको प्रूव कर दें कि ये वाली लाइन जो है ये आपके पास उसका राइट बाइसेक्टर है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज्वाइन पी टू सी। हमने पी को किससे ज्वाइन किया, हमने पी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दिया, और मैंने अभी बताया था ना आपको, जो कंस्ट्रक्शन में आपके पास जो चीज होती है उसको हम किस में बनाते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, सॉलिड से नहीं, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और सी आपके पास क्या है, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, के सी जो है वो हमने जो लिया है वो आपके पास मिड पॉइंट होगा किसका, लाइन सेगमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ एंड थ्रू स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास लास्ट जो है वो डायग्राम बन गई थी, ठीक है, कि ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है, और गिवन क्या था कि पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब ये ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट हो गई, और ये एक पॉइंट पी हो गया, उसको हमने ए और बी से ज्वाइन करवा दिया, और इस तरीके से कि पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस एक जैसा था, ठीक है, और ये हमने इनके ऊपर ये साइन लगा दिए, लाइन्स लगा दी इनकी साइड्स के ऊपर, पी ए और पी बी की तरफ, जो ये शो करेंगे कि पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है। और साथ में हमने क्योंकि ये प्रूव करना था कि पी को जो है वो पी जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए, बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए, तो बाइसेक्टर आपको पता ही है कि हमेशा किस में से पास करता है, मिड पॉइंट में से। तो फिर कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा कि हमारे पास एक पॉइंट सी है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और फिर हमने क्या कहा कि पी को हमने सी से ज्वाइन करवा दिया, और क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करवाया था, ये लाइन हमें चाहिए थी क्योंकि इसको हमने साबित करना है कि ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, तो इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन में शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमेशा से ये आपके पास जो हम जितने भी थ्योरम प्रूव करेंगे उसमें ऑलमोस्ट आपके पास यही वाली चीजें बनेगी कि ऑलमोस्ट आपके पास कोई से दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं, और उन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में हम जो है वो क्या फाइंड करते हैं, क्रॉसपोंडेंस, दैट इज द साइन ऑफ, ये जो दो एरोज लगे हुए ना, एक का फेस लेफ्ट साइड पे और एक का राइट साइड पे, तो ये आपके पास शो करता है इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में क्रॉसपोंडेंस, ठीक है। करस्पॉन्डेंस आपको पता है कि हमेशा जो है वो सिमिलर पोजीशंस पर जो एंगल्स या साइड्स पड़ी होती हैं उनके दरमियान में देखी जाती है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात तो पता ही पता है, ये बात तो हमारे पास गिवन में थी, ये बात हमें पता थी कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, एक जैसा है, यानी कि सेम है। ये बात हमें गिवन में पता थी क्योंकि उसने कह दिया था कि P पॉइंट हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है कि अगर हम उसको A और B से ज्वाइन करें तो एंड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। सो PA लाइन सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PB, कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब ये देखें, PA के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो कौन सी है, PB है, और इन दोनों को हमने ये कह दिया कि ये दोनों लाइन सेगमेंट जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और ये बात हमें कहां से पता चली, गिवन से पता चली। नेक्स्ट इज PC लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PC। अच्छा, अब देखें ये जो लाइन सेगमेंट है PC डॉटेड वाला, ठीक है, ये इस पहली ट्राइंगल की भी इस साइड है, ठीक है, और ये इस दूसरी ट्राइंगल की भी साइड है, तो ये साइड जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है। सो लाइन सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, तो एक लाइन जो है वो अपने ही जैसी है, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो क्या है, कॉमन है, ठीक है, क्लियर।
अब यानी कि इस ट्राइंगल में हमने क्या कर दिया, अभी तक हमने दो साइड्स एक जैसी साबित कर दी हैं, ठीक है, प्रूव कर दी हैं, एक ये वाली साइड, ठीक है, और एक ये कॉमन वाली। नेक्स्ट वो ये कहता है कि लाइन सेगमेंट ए सी, यानी कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट बी सी, वो बी से लेके सी तक के डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस क्यों बराबर है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि हमने ए बी का एक मिड पॉइंट लिया है सी, ठीक है। जब सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो फिर सी से लेके ए का डिस्टेंस और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये कंस्ट्रक्शन से हमें बात पता चली कि ए से सी का, बी से सी का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये देखें, एक ट्रायंगल की हमने क्या कर दी है, एक ट्रायंगल की हमने तीनों साइड्स एक जैसी कर दी हैं। हमने कहा ये साइड इसके बराबर होगी है, ठीक है, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये वाली साइड जो है वो अपने ही बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी क्या है, कॉमन साइड है। तो एक दोनों ट्रायंगल्स की इस वाली साइड को इसके बराबर कर दिया, बेस को बेस के बराबर कर दिया, और ये तो है ही इन दोनों में कॉमन, यानी कि हमने एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एक जैसा कर दिया। तो मैंने कहा था ना कोई से तीन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो हमने वो तीन एलिमेंट्स कौन से सेम कर दिए, हमने वो तीन एलिमेंट्स जो हैं वो इनके जो हैं वो तीनों की तीनों साइड्स सेम कर दी। तो फिर इट मींस दैट जब तीनों साइड्स सेम हो गई तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स कौन सी हैं, ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी, के ट्रायंगल ए सी पी और ट्रायंगल बी सी पी जो हैं ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सेम हो गई। क्यों, क्योंकि हम किस उससे पास्टुलेट से, साइड 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 पास्टुलेट से, ठीक है, कि अगर हमने क्यों प्रूव जो कर दिया था कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स जो हैं वो एक जैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी, अब यहाँ पे हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हैं, लेकिन ये तो हो गई ट्रायंगल्स एक जैसी हो गई। अब हम इस ट्रायंगल को प्रूव करने पे हम इस बात पे तो पहुंचे ही नहीं कि पी सी जो लाइन है वो आपके पास राइट बाइसेक्टर बनती है, ठीक है, इस बात पे तो अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसी से आगे फर्दर चलेंगे। जब आपको पता है कि ट्रायंगल्स की हमने तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स की हमने तीनों साइड्स एक जैसी प्रूव कर दी, इट मींस दैट वो दोनों ट्रायंगल्स ऑटोमेटिकली एक जैसी हो गई। तो जब ऑटोमेटिकली एक जैसी हो गई तो जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैंने ये बात की थी ना कि अगर हम प्रूव कर दें कि इसे तीन एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हम प्रूव कर देंगे वो दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हो जाती हैं तो जो बाकी पीछे बचते तीन एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इट मींस हमने तो तीनों साइड्स एक जैसी प्रूव कर दी थी, बाकी पीछे क्या बचे, तीनों एंगल्स। तो इट मींस दैट इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी आपके पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम पोजीशंस देख लेते हैं कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा एंगल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट मींस दैट एंगल ए जो है वो एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बराबर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट कि ये जो है आपके पास एंगल जो है P, अब ये दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। एंगल P जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो C पर एंगल बने हैं वो भी आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें ये बात तो हमें पता चल गई कि मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये जो लाइन पास कर रही है पीसी वाली और ये सी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में से पास कर रही है। लेकिन बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमें ये भी प्रूव करना है कि सी पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एंगल 90 का है या नहीं है। हमने इसको बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए इसको 90 का एंगल प्रूव करना है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल ए सी पी ये वाला एंगल, ठीक है, वो कहता है कि इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी ये वाला एंगल, ठीक है, कि ये दोनों एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि एक जैसे हैं। और रीजन इसकी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इनको हमने आगे फर्दर यूज करना है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट वो ये कहता है बट मेजरमेंट एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, वो ये कहता है कि अगर हम इस वाले एंगल को, मेजरमेंट एंगल ए सी पी इस वाले एंगल को
ठीक है। और मेजरमेंट एंगल BCP और ये वाले इस वाले एंगल को अगर हम ऐड करें तो इनका सम जो होता है 180 होता है। कैसे? अच्छा ये देखें, हमने जो है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, हमने एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे या सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था 8th क्लास से ऑनवर्ड भी आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब अगर एक लाइन के ऊपर जो है वो इस तरीके से दो एंगल्स बन रहे हों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं और या हम ये भी कहते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको पता है कि ये जितने भी एंगल्स होंगे, एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, इनका सम आपके पास क्या होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये सेम कंडीशन है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि हमें नजर आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास ये जो है AB, ये नीचे वाली, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो डॉट, ये वाला पूरे का पूरा जो है ये आपके पास एंगल सम, ये क्या होगा? 180 होगा। तो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका सम क्या होगा? 180 होगा। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ACP, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे? BCP। कि ACP और BCP जो है इनका सम क्या है? 180 है। और आपको पता है जिन दो एंगल्स का सम हमारे पास जो है वो 180 हो जाता है तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। आपको पता है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स का, कि अगर दो एंगल्स को ऐड करें और उनका सम जो है यानी कि आंसर 180 हो जाए तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों एंगल्स को ACP को और BCP को, C पर बनने वाले ये दोनों एंगल्स को, जिसने इन डॉटेड लाइंस ने C के ऊपर बनने वाले एंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, तो ये कह दिया कि ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये कहा, अच्छा आप देखें 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है। हमने कहा था कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, कि एंगल ACP और एंगल BCP जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको ये बताया था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि मेजरमेंट एंगल ACP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCP, के एंगल ACP और एंगल BCP ये दोनों एंगल क्या है? बराबर हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, इनकी मेजरमेंट क्या है? सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कि जब इन दोनों का सम क्या है? 180 है और ये दोनों हैं भी क्या? सेम, एक जैसे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों 180 का जो है, इनमें से हर एंगल जो है वो 180 का क्या होगा? हाफ होगा, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 90 का 180 का हाफ क्या होता है? 90 होता है। तो इसका मतलब है कि एंगल ACP भी और एंगल BCP भी ये दोनों आपके पास किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हमने यूज करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वहां से हमें पता चला कि ACP और BCP दोनों जो हैं वो किसके इक्वल आ जाते हैं? 90 के। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना चाहें, ठीक है, इक्वेशन 2 को, यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन 2 को सॉल्व भी करके बता देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है कि मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है कि ACP जो है वो किसके बराबर है? BCP पे, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम अगर ACP की जगह पे BCP लिख दें, क्योंकि मेजरमेंट एंगल ACP और मेजरमेंट एंगल BCP दोनों बराबर है ना, ठीक है, तो हम इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं अगर इसकी जगह पे लिख दूं मेजरमेंट इसकी जगह पे, ठीक है, मेजरमेंट एंगल BCP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। तो ये मेजरमेंट एंगल BCP, मेजरमेंट एंगल BCP ये दोनों आपके पास क्या है? सेम एंगल्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम लिखें मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से फिर आपके पास क्या आ गया? मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 180 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो वो आपके पास क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर हमने कहा कि मेजरमेंट एंगल BCP किसके इक्वल आया? 90 डिग्री के, तो यहां से हमें पता है कि ACP और BCP दोनों क्या है? बराबर हैं। अगर BCP की वैल्यू 90 डिग्री है तो देन डेफिनेटली ACP जो होगा, दिस इंप्लाइज दैट मेजरमेंट एंगल ACP जो होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। तो इसी वजह से हमने कहा देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ACP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री, के ACP और BCP जो हैं ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल आ गए।
अब हमने ये रिजल्ट हमने कहाँ से निकाला था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया तो वहां से हमारे पास ACP और BCP की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि आपके पास ये वाला एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल जो है वो भी आपके पास क्या है, 90 का है। हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल जो है वो आपके पास क्या है, 90 के हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिवन एग्जाम्पल। अच्छा, अब हमें पता है कि जिन दो लाइंस के दरमियान में, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से ड्रॉ कर दूं कि अगर ये दो लाइंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, अगर इन दोनों के दरमियान में 90 का एंगल बन जाए, ठीक है, इट मीन्स दैट ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, इसको हमने लाइन सेगमेंट AB लिया था, इस पॉइंट को हमने C लिया था और इस पॉइंट को हमने P लिया था। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो C के ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं ये दोनों क्या है, 90 के हैं। इट मीन्स दैट ये PC लाइन और AB लाइन सेगमेंट के जो दो दरमियान में एंगल बन रहा है वो 90 का। इट मीन्स दैट PC लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। और इसको हमने क्या कह दिया, थर्ड कह दिया। क्यों, अब हमें इसकी रीजन भी देना होगी कि हमने ये कैसे कह दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि मेजरमेंट ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड, कि हमने ये प्रूव कर दिया था कि ACP जो है और BCP इनकी मेजरमेंट जो है वो किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। और जिन दो जो है वो पॉइंट्स पर दो लाइंस के दरमियान में अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को जो है के साथ 90 का एंगल बना रही है तो इट मीन्स दैट वो दोनों लाइंस या लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, आल्सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आल्सो CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, कि C से लेके A का डिस्टेंस, ठीक है, C से लेके A का डिस्टेंस और C से लेके B का डिस्टेंस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। वो भी हमें किससे पता है, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। जब वो मिड पॉइंट होगा तो C से A का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, जब वो डिस्टेंस आपके पास एक जैसा हो गया तो यहाँ पे ये भी बात जो है वो साबित होगी कि C तो डेफिनेटली मिड पॉइंट था ही था, और P से जो C तक हमने लाइन बनाई तो वो लाइन बिल्कुल सीधी थी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी लाइन होगी तो वर्टिकल लाइन होगी तो वो तभी 90 का एंगल बनाएगी ना। इट मीन्स दैट जो हमने P से C तक लाइन ड्रॉ की थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, वर्टिकल थी, और वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और वो उसके साथ 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की दोनों कंडीशंस थी वो पूरी हो गई, कि जिस लाइन को हमने परपेंडिकुलर जो है लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, कि जिस लाइन या लाइन सेगमेंट को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो, एक तो वो AB के साथ जो है वो 90 का एंगल बना रहा हो, यानी कि उसके परपेंडिकुलर हो, और दूसरा मिड पॉइंट में से पास कर रहा हो। तो अब ये देखें, PC तो दोनों कंडीशंस पूरी कर गया, मिड पॉइंट में से भी पास कर गया, क्योंकि P से C तक को तो ऑलरेडी हमने ये देखे डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ था, और C को हमने कहा था मिड पॉइंट है। ठीक है, और दूसरी जब ये लाइन ड्रॉ हुई थी और हमने ये कह भी दिया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की दोनों कंडीशंस है वो पूरी हो गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया देयरफॉर लाइन सेगमेंट PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, कि जो PC है वो AB का क्या है, राइट बाइसेक्टर है। और जब वो आपके पास लाइन सेगमेंट जो है वो देखें P से लेके C तक है, तो इट मीन्स दैट अगर हम जो है वो पॉइंट P जो है वो डेफिनेटली उस लाइन सेगमेंट के ऊपर आ गया। ठीक है, सो द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, और हमने यही बात प्रूव करनी थी कि जो पॉइंट P है वो AB के बाइसेक्टर के ऊपर है। इज इट क्लियर? होप कि आज का थ्योरम जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फर्दर आपके अभी भी कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क। Thank you so much for watching my channel. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.